किसी गांव में कल्पना नाम की एक लड़की रहती थी। एक दिन कल्पना नदी में मछली पकड़ रही थी कि तभी अचानक आसमान से चांद नदी के किनारे आ गिरता है। अपने सामने चांद को देख कल्पना दंग रह जाती है। चांद बुरी तरह घायल था, उसके मुंह से खून निकल रहा था। कल्पना दौड़कर चांद के पास पहुंच जाती है। मेरी मदद करो, मैं बुरी तरह घायल हूँ। अरे लेकिन तुम इस तरह धरती पर क्यों आ गिरे? ये सब कैसे हो गया? परिदेश की घमंडी रानी तुम पृथ्वी के लोगों से बहुत नफरत करती है, इसीलिए पृथ्वी को नष्ट करने के लिए वो मुझे जान से मारना चाहती है। अगर मैं मर गया तो तुम्हारे पृथ्वी का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा और तुम सब लोग मारे जाओगे। ये तो बहुत ही डरावनी बात है। और देखो, रानी परी कभी भी मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ सकती है। तुम मुझे जल्दी से कहीं छुपा दो, वरना वो मुझे जान से मार देगी। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें छुपाने का इंतजाम करती हूँ। उसके बाद कल्पना चांद को उठाकर एक गुफा में ले जाती है और उसके चेहरे पर मौजूद जख्मों पर मलहम पट्टी कर देती है। मेरी नज़र में यही सबसे सुरक्षित जगह है। अब तुम यहाँ आराम करो, मैं कल फिर तुमसे मिलने आऊंगी। इतना कहकर कल्पना अपने घर की ओर जाने लगती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही जंगल के पास उसे रानी परी दिखाई देती है। अरे वो चांद अचानक गायब हो गया। मेरे हिसाब से वो यही कहीं आकर गिरा है, लेकिन आखिर वो कब तक मुझसे बचेगा? मैं बहुत जल्द इससे ढूंढ कर मार डालूंगी। अरे नहीं, ये तो रानी परी है। अगर इसने चांद को ढूंढ लिया तो वो उसे हमेशा के लिए खत्म कर देगी। मुझे कुछ भी करके चांद को बचाना होगा। उसके बाद कल्पना सीधा अपने गांव रहने वाले एक जादूगर के पास चली जाती है और उसे अपने साथ हुए सारी घटना बता देती है। और रानी परी बहुत शक्तिशाली है, मुझे पूरा यकीन है वो बहुत जल्द चांद को ढूंढकर उसका खात्मा कर देगी और हमारी पृथ्वी तबाह हो जाएगी। ऐसा मत कहिए जादूगर अंकल, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। अब सिर्फ आप ही चांद को बचा सकते हो। उसके बाद जादूगर कल्पना के साथ गुफा के पास पहुंच जाता है। फिर वो दोनों मिलकर गुफा के सामने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर तैयार कर देते हैं। जादूगर उस गड्ढे में तेल भर देता है। और रानी परी किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है, लेकिन उसे गुफा के अंदर जाने से रोकने के लिए ये तेल से भरा गड्ढा हमारी मदद करेगा। चलो हम पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं। फिर वो दोनों वहां मौजूद एक बड़े पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ही रानी परी गुफा के सामने आ जाती है। मेरी दिव्य दृष्टि मुझे बता रही है कि चांद इसी गुफा के अंदर है, अब वो मुझसे नहीं बचेगा। इतना कहकर रानी परी गुफा की ओर बढ़ने लगती है, लेकिन तभी गुफा के सामने मौजूद तेल से भरा गड्ढा के अंदर गिर जाती है। अरे ये सब क्या है? लगता है मुझे रोकने के लिए किसी ने यहाँ जाल बिछा रखा था। तभी जादूगर कल्पना के साथ रानी परी के सामने आ जाता है। देख रानी परी, तू चांद का पीछा छोड़ दे और चुपचाप अपने परिदेश लौट जा, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू पृथ्वी का एक मामूली जादूगर होकर मुझे धमकी दे रहा है? तेरी इतनी हिम्मत? रुक जा, अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर रानी परी अपनी जादुई छड़ी से जादूगर के ऊपर वार कर देती है, लेकिन तभी जादूगर वहां एक जादुई कंबल प्रकट कर देता है, जिस वजह से रानी परी की शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। लगता है जादूगर बहुत चालाक है। उसके बाद रानी परी अपनी कमर में लगी दूसरी जादुई छड़ी निकाल लेती है। मेरी इन दो जादुई छड़ी का सामना तो नहीं कर पाएगा, चल मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर रानी परी जादूगर के ऊपर बिजली बरसाने लगती है और अगले ही पल जादूगर का कंबल बुरी तरह जल जाता है। उसे बिजली के झटके लगने लगते हैं। अरे मर गया रे, कोई बचाओ मुझे। जादूगर को तड़पता देख रानी परी बहुत खुश होती है।
ओ नहीं, ये दुष्ट रानी परी तो जादूगर अंकल को मार देगी, मुझे कुछ करना होगा। तभी कल्पना जलती हुई मशाल तेल के गड्ढे में फेंक देती है और गड्ढे में आग लग जाती है। इससे पहले कि रानी परी संभल पाती, कल्पना जल्दी से उसके दोनों जादुई छड़ी लेती है और दोनों के टुकड़े टुकड़े करके जमीन पर फेंक देती है। नहीं, इस लड़की ने मेरी जादुई छड़ी तोड़ दी, अब मैं क्या करूं? कोई बचाओ मुझे, कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी मदद करो। देखते ही देखते रानी परी का शरीर जलने लगता है और थोड़ी ही देर में वो पूरी तरह जलकर राख हो जाती है। और शाबाश कल्पना बेटी, अब चांद को कोई खतरा नहीं है। उसके बाद वो दोनों चांद को गुफा से बाहर निकल कर ले आते हैं। और मेरी रक्षा करने के लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब मैं तुम्हारे एहसान का बदला चुकाऊंगा। उसके बाद चांद अपनी शक्ति से वहाँ एक जादुई कालीन प्रकट कर देता है। फिर वो कल्पना और जादूगर को सोने से भरे एक तारे पर ले जाता है और उन्हें ढेर सारा सोना देकर विदा कर देता है। उसके बाद चांद फिर से अपनी जगह पर जाकर अपनी चांदनी बिखरने लगता है। दूसरी तरफ पृथ्वी पर पहुंचने के बाद कल्पना और जादूगर अपने पास मौजूद सोना गांव वालों के साथ बांट लेते हैं और इस दिन के बाद से वो सभी अमीर बनके हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। बहुत समय पहले खुशी नगर में कटरीना नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। कहते हैं कटरीना जितनी खूबसूरत लड़की आसपास के 10 गांव में भी नहीं थी। नगर के बड़े बड़े धनवान सेठ कैटरीना को अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, जिस वजह से आए दिन कैटरीना के माता पिता के पास उसकी शादी के रिश्ते आया करते थे। इस तरह एक दिन कैटरीना अपनी बहन के साथ कॉलेज से घर लौट रही थी। तभी उस राज्य का राजकुमार अपनी माँ के साथ कहीं जा रहा था। राजकुमार की नजर कैटरीना पर पड़ जाती है। कैटरीना की खूबसूरती देख राजकुमार की आंखें फटी की फटी रह जाती है। माँ, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मेरे लिए सभी रिश्ते को ठुकरा दीजिए। अब मैं इसी लड़की से ही शादी करूँगा। उसके बाद राजकुमार की माँ एक सिपाही को कैटरीना के पीछे भेज देती है। सिपाही कैटरीना का पीछा करते हुए उसके घर का पता लगा लेता है और उसके माता पिता को दरबार में आने के लिए कहता है। फिर अगले दिन कैटरीना के माता पिता दरबार में हाजिर हो जाते हैं। हमारे बेटे को तुम्हारी बेटी बहुत पसंद आई है, इसलिए हम तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। ये सुनकर कैटरीना के माता पिता बहुत खुश होते हैं। हमारी बेटी की शादी राजकुमार से होगी, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है। इस तरह कैटरीना के माता पिता उसकी शादी राजकुमार के साथ तय कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब ये बात कैटरीना को पता चलती है तो उसे अपने माता पिता पर बहुत गुस्सा आता है। माँ, आप दोनों ने मुझे बिना पूछे मेरी शादी उस घमंडी राजकुमार से क्यों तय कर दी? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हमेशा अपनी दौलत और ताकत का नाजायज फायदा उठाकर गरीबों को परेशान करता है। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। बेटी, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? तू इस तरह की उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही है? राजकुमार से शादी करने के लिए इस राज्य की सभी लड़कियां तरस रही है। उसने तुझे पसंद किया है। मेरी बात मान, तू अपने मन से सारी बातें निकालकर चुपचाप राजकुमार से शादी कर ले। उसके बाद तू महल की रानी बनकर जिंदगी भर राज करेगी। इस तरह कैटरीना के माता पिता समझा बुझाकर उससे शादी के लिए राजी कर लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद कैटरीना और राजकुमार की शादी का दिन आता है। राजकुमार बड़ी शान से बारात लेकर कैटरीना के घर पहुंचता है, लेकिन तभी अचानक घोड़े पर सवार एक डरावना भूत वहां आ जाता है। वो भूत कैटरीना को पकड़कर अपने साथ घोड़े पर बैठा लेता है। मुझे ये खूबसूरत लड़की बहुत पसंद है।
इसे शैतानों की दुनिया में ले जाकर इससे शादी करूंगा। अगर तुम में से किसी ने भी मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। राजकुमार, हमारी बेटी को बचाओ, वरना ये भूत उसे अपने साथ ले जाएगा। लेकिन राजकुमार उस भूत से डरकर अपनी माँ के पीछे छुप जाता है। कोई मेरा सामना नहीं कर सकता। चल लड़की, मेरी पत्नी बनने के लिए तैयार हो जा। लेकिन तभी अचानक वहाँ लकड़हारे का बेटा राजू आ जाता है। राजू भूत के गले में रस्सी बांधकर उसे घोड़े से नीचे गिरा देता है। तेरी इतनी हिम्मत! कौन है तू? यहाँ से भाग जा, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं तुझसे नहीं डरता। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो वापस जंगल में भाग जा, वरना तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। ये सुनकर भूत को बहुत गुस्सा आता है और वो राजू पर हमला कर देता है। राजू बहुत हिम्मत वाला था। वो बड़ी बहादुरी के साथ भूत से लड़ने लगता है। फिर राजू भूत को जमीन पर पटक देता है और अपनी कुल्हाड़ी निकालकर उस भूत के दोनों हाथ काटकर अलग कर देता है। इस बात से भूत घबरा जाता है और राजू से माफी मांगने लगता है। नहीं नहीं, मुझे जान से मत मारो। मुझे मेरा सबक मिल गया। मैं अब दोबारा कभी गांव में नहीं आऊंगा। भूत की बात सुनकर राजू उसे माफ कर देता है और उसके बाद भूत वापस जंगल में चला जाता है। फिर सभी गांव वाले राजू को कंधों पर उठाकर उसकी तारीफ करने लगते हैं। दूसरी तरफ राजकुमार की बुजदिली देख कटरीना उससे शादी से इनकार कर राजू से शादी करने का फैसला कर लेती है। राजकुमार के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वो चुपचाप अपनी बारात लेकर वापस महल लौट जाता है। उसके बाद कटरीना और राजू की शादी हो जाती है और वो दोनों हंसी खुशी अपने जीवन जीने लगते हैं। एक शाम आहाना परी अपनी स्कूटर पर बैठकर कहीं जा रही थी कि तभी रास्ते में उसे एक परी रोते हुए दिखाई देती है। आहाना अपना स्कूटर उस परी के पास जाकर रोक देती है। अरे क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? आज परिदेश की बस सर्विस पूरी तरह बंद है। मुझे अपने घर जाना है, लेकिन इतनी देर से मुझे कोई वाहन नहीं मिल रहा, इसीलिए मैं दुखी होकर रो रही हूँ। मेरे पास मेरी जादुई छड़ी भी नहीं है। अरे बस इतनी सी बात। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देती हूँ, मेरी स्कूटर पर बैठ जाओ। उसके बाद आहाना परी नैना परी को अपनी स्कूटर पर बैठाकर उसके घर की ओर चल देती है। काफी देर चलने के बाद दोनों वीरान खंडर के पास पहुंच जाते हैं। बस बस स्कूटर रोक दो, यही मेरा घर है। लेकिन ये तो एक खंडर है, यहाँ तो कहीं भी मुझे घर दिखाई नहीं दे रहा। वहाँ नैना परी की बहन सुनैना परी आ जाती है। मैं तुझे यहाँ लूटने के लिए लाई हूँ, अब तू चुपचाप तेरा स्कूटर यहाँ छोड़कर चली जा। नहीं नहीं, ये स्कूटर मेरी माँ की अंतिम निशानी है, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। देख, प्यार से हमारी बात मान जा, वरना तू जानती नहीं हम दोनों कितनी खतरनाक और जालिम हैं। हम तेरे दोनों पंख काटकर तुझे परकटी परी बना देंगे। उसके बाद तुझे ले जाकर पृथ्वी पर फेंक आएंगे। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ये लो स्कूटर की चाबी। इस तरह आहाना परी अपना स्कूटर उन दोनों बहनों के हवाले करके वहाँ से चली जाती है। उसके बाद नैना और सुनैना परी उस स्कूटर को पृथ्वी पर ले जाकर बेच देती हैं। अरे वाह सुनैना, आज तो मजा आ गया। सच में परी देश की चीजें पृथ्वी पर 10 गुना महंगी बिकती हैं। कल से हम और भी ज्यादा चीजें चुराकर पृथ्वी पर बेचा करेंगे। तू देख लेना, हम दोनों को अमीर बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। अभी उन दोनों परियों के पास अंजलि नाम की एक लड़की आती है। मैंने सुना है परिदेश के ब्यूटी पार्लर में बहुत ही कीमती क्रीम से मेकअप किया जाता है। तुम मुझे परिदेश से ढेर सारी ब्यूटी क्रीम ला कर दो, उसके बदले मैं तुम्हें दोनों को मुंह मांगी कीमत दूंगी।
इतनी सी बात, ये तो हम दोनों के लिए बाएं हाथ का खेल है। फिर अगले दिन दोनों बहनें परी देश के एक ब्यूटी पार्लर में मेकअप करने के बहाने चली जाती हैं। ब्यूटी पार्लर वाली परी नैना परी का मेकअप करने लगती है। तभी मौका पाकर सुनैना परी वहां रखे ढेर सारे ब्यूटी क्रीम चुराकर वहां से चली जाती है। ब्यूटी पार्लर वाली नैना परी के मेकअप में व्यस्त थी, इसीलिए उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं लगती। ये लो, हम तुम्हारे लिए ढेर सारा मेकअप का सामान लेकर आए हैं। अरे वाह, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। अरे कमाल तो हम दोनों रोज ही करती हैं, अगर हमारे लायक कोई और काम हो तो बता दो। अभी वहाँ एक मोटा आदमी आकर दोनों से कहता है, मैंने सुना है कि परिदेश में उड़ने वाली कार मिलती है, क्या तुम एक कार मेरे लिए ला सकती हो? हम दोनों कार ला सकती हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को पैसों में तोल दूंगा, बस तुम मुझे उड़ने वाली कार ला कर दो। इसके बाद दोनों बहनें उस मोटे आदमी को कार देने का वादा करके वहां से चली जाती हैं। परिदेश पहुंचकर दोनों बहनें एक उड़ने वाली कार चुराने का प्लान बनाने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि अभी कुछ ही दिनों पहले रानी परी ने एक नई उड़ने वाली कार खरीदी है। दोनों बहनें उसे चुराने का मन बना लेती हैं और फिर एक रात वो दोनों मिलकर रानी परी की कार चुराने महल में पहुंच जाती हैं। लेकिन रानी परी की कार देखते ही नैना परी की नीयत में खोट आ जाता है और वो अपनी बहन को धोखा देने का फैसला कर लेती है। नैना परी अकेले कार में बैठकर उसे स्टार्ट कर लेती है। अरे मुझे भी अंदर बैठना है, वरना परिदेश की पहरेदार परियां मुझे पकड़ लेंगी। ये नैना परी उसकी एक नहीं सुनती और कार स्टार्ट करके वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी पहरेदार परियां वहां आकर सुनैना परी को गिरफ्तार कर लेती हैं और बाकी परियां नैना परी का पीछा करने लगती हैं। जी किसी भी तरह परिदेश की सीमा से बाहर निकलना होगा। इतना कहकर नैना कार की स्पीड बढ़ा देती है, लेकिन तभी उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो कार एक बड़े पेड़ से टकरा जाती है और उस एक्सीडेंट में नैना परी बुरी तरह घायल हो जाती है। लेकिन रानी परी उस पर जरा भी तरस नहीं खाती और उसे उसकी बहन के साथ बुरी परियों के जेल में बंद करवा देती है। इस तरह दोनों लालची और धोखेबाज बहनें अपने अंजाम तक पहुंच जाती हैं। तो आपने देखा दोस्तों परी के एक्सीडेंट की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी बुरे राह पर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि बुरी राह पर चलने वाले लोगों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जादुई 3 माँ की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जादुई 3 माँओं की कहानी। बंसीपुर नाम के गांव में सीता, गीता और राधा नाम की 3 सहेलियां रहती थी। तीनों अनाथ थीं, इसीलिए वो तीनों एक साथ एक ही घर में रहती थी। एक दिन तीनों नदी पर कपड़े धो रही होती हैं कि तभी अचानक उस नदी पर एक परी प्रकट हो जाती है। परी की गोद में एक छोटी बच्ची थी। परी को देख तीनों हैरान रह जाती हैं, क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी किसी परी को नहीं देखा था। ये बच्ची परिदेश की राजकुमारी है, इसकी सौतेली माँ इसे जान से मारना चाहती है, इसीलिए मैं इसे बचाकर तुम तीनों के पास लाई हूँ। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम तीनों भरोसे के लायक हो, इसीलिए इस बच्ची की परवरिश की जिम्मेदारी मैं तुम तीनों को सौंप रही हूँ। जब तक ये 18 साल की नहीं हो जाती तब तक तुम तीनों इसकी रक्षा करना। लेकिन आप तो एक परी हैं, आपके पास तो ढेर सारी शक्तियाँ हैं, आप आराम से इस बच्ची का पालन पोषण कर सकती हैं। हम तीनों तो साधारण लड़कियां हैं, अगर महल के सिपाही आ गए तो हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे।
देखो, एक श्राप की वजह से मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल पृथ्वी पर नहीं कर सकती, इसीलिए इस बच्ची को मैं तुम तीनों को सौंपने आई हूँ। लेकिन तुम लोग चिंता मत करो, जाने से पहले मैं अपनी कुछ शक्तियाँ तुम तीनों में बांट देती हूँ, जिससे तुम इस बच्ची की रक्षा कर सको। उसके बाद वो परी तीनों सहेलियों में अपनी शक्तियाँ बांट देती है। सीता, मैं तुम्हें हवा में उड़ने वाली शक्ति देती हूँ। गीता, तुम बड़ी से बड़ी नदी का पानी पीकर उसे सूखा कर सकती हो। राधा, तुम्हें मैंने आग जलाने की शक्ति दी है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मेरे जाने का समय हो गया है। इतना कहकर परी वहां से अदृश्य हो जाती है। उसके बाद तीनों सहेलियां छोटी बच्ची को अपने घर ले जाकर उसका पालन पोषण शुरू कर देती हैं। इस तरह धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं और वो छोटी बच्ची बड़ी हो जाती है। फिर एक दिन, माँ, मैं बचपन से देख रही हूँ कि आप तीनों मुझे हमेशा अपनी नजरों के सामने रखते हो और मुझे कहीं अकेले नहीं जाने देते। लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं भी बाहर जाकर अपने उम्र की लड़कियों से दोस्ती करना चाहती हूँ। देखो बेटा, तुम्हारी जान को खतरा है। तुम्हारी सौतेली माँ बहुत जालिम औरत है। वो हाथ धोकर तुम्हारी जान के पीछे पड़ी है, इसीलिए तुम्हें बचाने के लिए जिम्मेदारी हम तीनों को सौंपी गई है। हम बेटी, एक बार तुम 18 साल की हो जाओ, उसके बाद तुम परिदेश की रानी बन जाओगी। उसके बाद कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन तब तक तुम बाहर कहीं मत जाना। राजकुमारी अपनी तीनों माँओं की बात मानकर बाहर जाने की जिद छोड़ देती है। लेकिन फिर एक दिन राजकुमारी की सौतेली माँ को राजकुमारी के बारे में सब पता चल जाता है और वो अपने सिपाहियों के साथ राजकुमारी को मारने उन तीनों सहेलियों के घर पहुंच जाती है। ये देख सीता अपनी सहेलियों और राजकुमारी का हाथ पकड़कर हवा में उड़ते हुए नदी के उस पार चली जाती है। अरे, ये तीनों राजकुमारी को अपने साथ लेकर नदी के उस पार चली गई। चलो सिपाहियों, जल्दी से नदी पार करके उन्हें पकड़ लो। राजकुमारी की सौतेली माँ अपने सिपाहियों को लेकर नदी पार करने लगती है। सुनो गीता, तुम जल्दी से सारा पानी पीकर नदी को सूखा कर दो। गीता फौरन उस नदी का सारा पानी पीकर नदी को सूखा कर देती है। राधा, अब तुम जल्दी से नदी में आग लगा दो ताकि ये लोग नदी को पार ना कर सकें। ये सुनते ही राधा अपने मुंह से आग उगलने लगती है और देखते ही देखते उस सूखी हुई नदी को आग की शोलों से भर देती है। ये देख सभी सिपाही डर के वहां से भाग जाते हैं, लेकिन जैसे ही राजकुमारी की सौतेली माँ वहां से भागने की कोशिश करती है कि तभी सीता हवा में उड़कर उसके पास पहुंच जाती है और उसे उठाकर आग में डाल देती है। और देखते ही देखते वो दुष्ट औरत आग में जलकर मर जाती है। उसके बाद वो सभी चैन की सांस लेते हैं। फिर कुछ दिनों बाद राजकुमारी 18 साल की हो जाती है। उसके बाद वो परी फिर से उन तीनों के पास आती है और राजकुमारी को महल ले जाकर उसे परी देश की रानी बना देती है। बचपन से लेकर आज तक आप तीनों ने मुझे माँ का प्यार दिया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप तीनों जिंदगी भर मेरे साथ रहो। ये सुनकर तीनों सहेलियां बहुत खुश होती हैं और राजकुमारी के साथ महल में हंसी खुशी रहने लगती हैं। तो आपने देखा दोस्तों जादुई तीन माओं की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करने वाले अच्छे लोगों को एक न एक दिन उनकी अच्छाई का फल जरूर मिलता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है गरीब के मजाक की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं गरीब के मजाक की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में जानकी नाम की गरीब विधवा औरत रहती थी। वो लोगों के घरों में बर्तन मांजने और घर की साफ सफाई का काम करके अपना गुजारा करती थी।
फिर एक दिन, जानकी आंटी, आज शाम को हमारे घर में पूजा है और साथ ही खाना पीना भी होगा, इसीलिए आज शाम का खाना आप मेरे घर आकर खा लेना। ये सुनकर जानकी खुश हो जाती है। फिर शाम होते ही जानकी कोमल के घर खाना खाने पहुंच जाती है। जानकी देखती है कि वहां मौजूद सभी औरतों ने बहुत ही सुंदर साड़ियां और महंगे गहने पहन रखे थे। जानकी ने अपने गले में सस्ता सा नकली हार पहना हुआ था। उसे देख वहां मौजूद सभी औरतें उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। अरे जरा इस बेकारन को तो देखो, 50 रुपए का नकली हार पहनकर यहाँ हमारी बराबरी करने आई है। वैसे इस बेकारन को यहाँ किसने बुलाया है? ये तो लोगों के घरों के झूठे बर्तन साफ करने वाली नौकरानी है। ने सही कहा, ये मामूली नौकरानी हमारे साथ बैठकर खाना खाएगी? ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं कहती हूँ इसे अभी यहाँ से भगा दो। आप लोग कैसी बातें कर रही हैं? आखिर ये भी एक इंसान है, और फिर अमीरी गरीबी का क्या है? वो तो वक्त के साथ आती है और जाती रहती है। देख कोमल, तू अपनी किताबी बातों से हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। अगर ये यहाँ से नहीं गई तो हम सब औरतें यहाँ से चली जाएंगी। नहीं नहीं, मेरी वजह से आप लोग नाराज मत होइए, मैं अभी यहाँ से चली जा रही हूँ। ना कहकर जानकी वहाँ से चली जाती है। इस तरह जानकी की गरीबी की वजह से हमेशा अमीर औरतें उसे धुतकार देती थी। फिर एक दिन जानकी रास्ते से जा रही थी कि तभी उसे नताशा के बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। जानकी देखती है कि बच्चा जोर जोर से रो रहा है, लेकिन नताशा का कहीं कोई पता नहीं है। ये देख जानकी उस बच्चे को गोद में उठाकर उसे चुप कराने के लिए बाहर वरांडे में ले जाती है, लेकिन तभी वहां नताशा आ जाती है और जानकी के हाथ से अपना बच्चा छीनकर उसे धक्के दे देती है। अरे दूर हट कलमुही, जा यहाँ से। नीम साहब, आपका बच्चा जोर जोर से रो रहा था, आप यहाँ नहीं थी, इस वजह से उसे चुप करने के लिए मैंने उसे गोद में उठा लिया। अरे मैं तो अपने कमरे में मेकअप कर रही थी, लेकिन तूने मौका देकर मेरे बच्चे को गोद में उठा लिया। ये तो अच्छा हुआ कि मैं सही समय पर यहाँ आ गई, वरना तू मेरे बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाती। नहीं मेम साहब, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? जैसी औरतों को अच्छी तरह जानती हूँ, तुम लोग इसी तरह लोगों का बच्चा चुराती हो, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। इसके बाद नताशा मोहल्ले की सभी औरतों को जानकी के खिलाफ भड़का देती है। इस वजह से सभी औरतें जानकी को काम देना बंद कर देते हैं। भगवान, आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया है जो मुझे ये सजा मिल रही है? मैं अब अपना गुजारा कैसे करूंगी? फिर कुछ दिनों बाद जानकी अपनी झोपड़ी में चाय नाश्ते की एक छोटी सी दुकान खोल लेती है। उसे देख सभी औरतें जोर जोर से हंसने लगती हैं। अरे इस बेवकूफ ने तो चाय नाश्ते की दुकान खोल ली। लगता है इसे पता नहीं कि हम सभी औरतें बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर चाय कॉफी पीती हैं। इसकी सड़ी सी झोपड़ी में बैठकर भला कौन चाय पिएगा? अरे गरीब इसी तरह के मूर्ख होते हैं, इन्हें जरा भी अक्ल नहीं होती। वो औरतें जानकी का मजाक उड़ा ही रही थी कि तभी वहाँ हिना परी आ जाती है और जानकी से कहती है, सुनो बहन, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मेरी जादुई छड़ी की बैटरी खत्म हो गई है, इस वजह से मैं अपनी शक्ति से खाना प्रकट नहीं कर सकती। क्या तुम्हारी दुकान में से मुझे खाना खिलाओगी? हाँ क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हें गरम गरम समोसे खिलाती हूँ। इतना कहकर जानकी एक प्लेट में समोसे रखकर हिना परी को देती है। हिना परी को वो समोसे बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और देखते ही देखते वो ढेर सारे समोसे खा लेती है। अरे वाह, तुम्हारे समोसे तो बहुत ही टेस्टी हैं। हमारे परिदेश में इसी तरह के समोसे नहीं मिलते। तुम मेरे साथ परिदेश चलो, मैं तुम्हें वहाँ एक रेस्टोरेंट खोल कर दूंगी। मेरा यकीन मानो, तुम बहुत जल्द अमीर बन जाओगी। हिना परी की बात सुनकर वहाँ खड़ी औरतों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर अगले दिन हिना परी जानकी को परिदेश ले जाकर वहाँ उसके लिए एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल देती है।
इस तरह जानकी एक रेस्टोरेंट की मालकिन बन जाती है और हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों गरीब के मजाक की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।